हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने डाईयूरेटिक्स के बारे में। अब देखिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आप लोग का डाईयूरेटिक्स टॉपिक है, ये आप लोग की फार्माकोलॉजी में भी दिया गया है और आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या कि ये जो डाईयूरेटिक्स है, ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे अपने मेडिसिनल और फार्माकोलॉजी दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, कि ताकि देखिए इससे आप लोग को भी बार बार जो है एक ही टॉपिक पढ़ना नहीं पड़ेगा और एक ही वीडियो से आप लोग की मेडिसिनल और फार्माकोलॉजी दोनों ही तैयार हो जाएगी। देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या, मेडिसिनल के हिसाब से हम लोग यहाँ पे इसमें जितने भी हमारी ड्रग है उन सभी का स्ट्रक्चर और सिंथेसिस वगैरह भी देखेंगे जिनकी देखनी है। और दूसरा फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे जो भी हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वो सभी चीजें तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो टॉपिक है ये आप लोग का मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्माकोलॉजी दोनों में ही यहाँ पे कवर हो जाएगा। बाकी अगर हम लोग सिंपली बात करें तो देखिए इसको आप लोगों ने यहाँ पे हाइपरटेंशन में भी इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख ही लिया था। बाकी ये हमारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि हमारे यूरिन के अमाउंट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डाईयूरेटिक्स को समझने से पहले हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि हमारी बॉडी में किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे समझ पाए कि ये जो डाईयूरेटिक्स है हमारे किस तरीके से एक्ट करती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर हम लोग बात करें अपने नेफ्रॉन्स के बारे में, तो नेफ्रॉन्स क्या होते हैं। देखो, नेफ्रॉन्स हमारी होती है किडनी की सेल्स। ठीक है, जो हमारे किडनी के अंदर सेल्स होती हैं, जैसे हमारे नर्वस सिस्टम की सेल्स को हम लोग क्या बोलते थे, न्यूरॉन्स, उसी तरीके से हमारे किडनी की जो सेल्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन्स। सो नेफ्रॉन्स आर द मेजर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और देखो, ये हमारी किडनी की सबसे मेजर फंक्शनल यूनिट होती है, क्योंकि किडनी का जो सबसे मेन काम क्या है, किडनी का सबसे मेन काम है ब्लड का फिल्ट्रेशन करना, और जो हमारा यूरिन बनता है उसकी उसी के थ्रू उसको एक्सक्रीट करना। तो जो भी ये काम होता है वो सारा का सारा हमारा नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। यानी किडनी के अंदर हमारे सबसे मेजर फंक्शनल मतलब फंक्शन परफॉर्म करने वाले, तो यही हमारा सारा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी कैसे करते हैं तो हम लोग को देखना है, फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन अभी हम लोग देखेंगे। नेफ्रॉन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। अब नेफ्रॉन के अंदर हमें 2 पार्ट देखने को मिलता है। पहला होता है रीनल कॉर्पसल और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे रीनल ट्यूब्यूल। अब देखो, अभी इसको आप लोग थ्योरी से नहीं डायरेक्ट फिगर से समझो, ताकि आप लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। देखो, ये होता है हमारे यहाँ पे सिंपल सा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे देखो, इस फिगर में आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, ये जो इतना आउटर सर्कल वाला पार्ट दिख रहा है, अभी देखो ये सबके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अभी सिंपली समझो, ये इतना जो पार्ट है सर्कल वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल कॉर्पसल। सिंपल है। और उसके बाद देखो, ये जितना भी ट्यूब वाला पाइप दिख रहा है, यानी कि जहाँ पे आप लोग को पाइप वगैरह दिख रहे हैं, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रीनल ट्यूब्यूल। देखो काफी सिंपल है ना। अब इस रीनल कॉर्पसल की बात करें तो इतना समझ गए ना। देखो, ये इतना एरिया होता है रीनल कॉर्पसल। सो रीनल कॉर्पसल के अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। देखो, ये हमारे किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में होता है। और द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल कॉर्पसल, अभी देखो फंक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होता है, और उसके बाद इट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड। अब देखो, ये भी हमारा 2 पार्ट में सब डिवाइड हो सकता है। पहला हो गया ग्लोमेरुलस और सेकेंड हो गया हमारा यहाँ पे बोमैंस कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलस देखो क्या होता है, अब ध्यान से देखना। देखो, ये जो इतना सर्कल वाला पार्ट है, तो यहाँ पे आप लोग को 2 चीजें दिख रही हैं। एक हमारा ये आप लोग को ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, और एक हमारा इसकी आउटर कवरिंग दिख रही है। देखो, वैसे इसको हम लोगों ने ब्लू कलर से बनाया है, बट ये ब्लू कलर नहीं है, ये हमारी है ब्लड वेसल्स। ठीक है, यानी यहाँ पे ये हमारी रेड कलर की आर्टरीज आप लोग को यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। सो यहाँ पे देखो, ये जो आपका जो आर्टरी होता है, यहाँ पे होता है क्या है, ये हमारी आर्टरी आके ना यहाँ पे मतलब एक गुच्छा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेती है, समझ रहे हो ना, आपस में काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है कि, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। देखो यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है हमारा ब्रांच ऑफ कैपिलरीज। यानी कि ये जो हमारी ब्लड कैपिलरीज हैं, देखो ब्लड वेसल्स की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, ब्लड कैपिलरीज। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं, ये यहाँ पे क्या होती है, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और इसी को हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस। और जो इसके आउटर कवरिंग होती है, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, बोमैंस कैप्सूल। यानी जिसके अंदर ये हमें ग्लोमेरुलस देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं बोमैंस कैप्सूल। तो ये होता है हमारा सिंपल सा रीनल कॉर्पसल का स्ट्रक्चर। अब अगर बात करें हम लोग रीनल ट्यूब्यूल के बारे में, तो यहाँ पे देखो रीनल ट्यूब्यूल यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का स्ट्रक्चर हो गया रीनल ट्यूब्यूल। तो रीनल ट्यूब्यूल की अगर हम लोग बात करें तो इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ बोमैंस कैप्सूल। कंटिन्यूएशन का क्या मतलब है, देखो बोमैंस कैप्सूल से ही तो कंटिन्यू हो रहा है, यानी यहीं से तो हमारा शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूएशन होता है हमारे बोमैंस कैप्सूल का। रीनल ट्यूब्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब देखो, इसके भी यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं।
पहला होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये क्या है, देखो बिल्कुल सिंपल सा। देखो ये जो थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे, ये थोड़ा सा आप लोग को वाइट पाइप दिख रहा है, यानी कि इसकी जो विथ है वो यहाँ पे इससे चौड़ी है ना, तो ये जो विथ वाला पाइप दिख रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो इस साइड वाला जो बोमैन कैप्सूल के साइड वाला है। और उसके बाद आ गया हमारा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ पे देखो अब हमारा इसी से कंटिन्यू होता हुआ आप लोग को एक लूप दिख रहा है। देखो ये यू शेप का लूप दिख रहा है, लूप, इसको लूप बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद थर्ड आ गया हमारे यहाँ पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो यहाँ पे देखो प्रॉक्सिमल के जस्ट बगल में हमारी क्या होती है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। सो ये वाला जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है डिस्टल हो गया। अब देखो ये हमारा यहाँ पे ये हमारा नेफ्रॉन के अंदर का नहीं है, ठीक है। ये जो आप लोग को पाइप दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, यानी ये हमारी यहाँ पे क्या होता है, एट लास्ट में जो भी यूरिन बनता है वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। सो ये हमारे नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, नेफ्रॉन हमारा सिर्फ इतना है, समझ रहे। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हमारा क्या होता है, कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है, हमारा मेड्यूला में होता है। और डिस्टल ये हमारा कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है ना। लूप ऑफ हेनले, अच्छा यहाँ पे देखो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये भी यहाँ पे फर्दर दो पार्ट में सब डिवाइड हो सकता है। पहला हो गया डिसेंडिंग और दूसरा हो गया असेंडिंग। देखो बहुत ही सिंपल है। डिसेंडिंग मतलब क्या, जो ऊपर से नीचे जा रहा हो। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये हो गया हमारे यहाँ पे डिसेंडिंग। और ये जो यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, देखो इसको हम लोग नीचे से ऊपर किस वे में बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा यूरिन है या फिर कह सकते हो जो फिल्ट्रेट है वो हमारा कुछ इस तरीके से फ्लो होता है, यानी यहाँ से फ्लो होता है। तो देखो जब ऊपर से नीचे जाएगा तो हमारा डिसेंडिंग लूप, और जब यहाँ से होते हुए नीचे से ऊपर जाएगा तो हमारा असेंडिंग लूप। सो काफ़ी सिंपल है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने अच्छा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स। अभी जो हम लोगों ने नेफ्रॉन देखा, अब ये भी हमारे यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉर्टिकल, एक होता है जक्स्टा मेड्यूलरी। अब यहाँ पे देखो जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये हमें सबसे ज़्यादा 85% नेफ्रॉन हमारे कॉर्टिकल होते हैं और सिर्फ 15% हमारे जक्स्टा मेड्यूलरी होते हैं। अब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन में देखो क्या होता है हमारा, इनमें डिफरेंस क्या होता है, तो इनका जो लूप ऑफ हेनले है जो हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है इनका शॉर्ट होता है, और जो जक्स्टा मेड्यूलरी है इनका थोड़ा सा यहाँ पे लॉन्ग देखने को मिलता है। सो यहाँ पे देखो ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले है, अगर ये शॉर्ट है तो हमारा कौन सा हो गया, कॉर्टिकल। और अगर ये काफ़ी लंबा है, ठीक है, काफ़ी लंबा सा यू आप लोग को देखने को मिल रहा है, तो वो हो गया हमारा जक्स्टा मेड्यूलरी। आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। सो ये हमारा एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। अब हम लोग यहाँ पे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता ही है, जो कि हमारे यहाँ पे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। सो यहाँ पे देखो इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन हमारा किडनी के अंदर ही होता है, ठीक है। तो कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन इज अ ब्लड क्लींजिंग फंक्शन। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो यूरिन का फॉर्मेशन है उसमें होता क्या है, जो हमारा ब्लड है उसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वही तो हमारे यूरिन में आता है। तो हमारा ब्लड क्या होता है, ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वही होता है यूरिन फॉर्मेशन, यानी ब्लड के अंदर से जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो ब्लड में वापस चली जाती हैं, और जो भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो हमारी बॉडी की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो फिल्टर होकर हमारे यूरिन में आ जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, यूरिन हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। सो नॉर्मली अबाउट 1300 ml ऑफ ब्लड एंटर्स इनटू द किडनी, यानी नॉर्मली हमारा ब्लड जो है 1300 ml एंटर करता है। उसके बाद किडनी एक्सक्रीटेड द अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड एज यूरिन। तो ये सब है नॉर्मल यूरिन आउटपुट। ये देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि डेली हमारी बॉडी में कितना यूरिन बनता है और कितना आप लोग जो है एक्सक्रीट करते हो, तो टोटल आप लोग एक दिन में जो है लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक यूरिन जो है हमारी बॉडी का आउटपुट होता है। उतना ही आप लोग एक्सक्रीट करते हो, जितना बनेगा उतना ही तो करोगे। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग फॉर्मेशन ऑफ यूरिन की बात करें तो ये हमारी एक मेजरली 3 स्टेप की प्रोसेस है, जिसमें पहला होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड होता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के बारे में। अब देखो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हम लोग इस फिगर समझते हैं। देखो ये हमारा ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो एक सेकेंड, देखो यहाँ पे ये देखो ये हमारा क्या है, देखो ये जो ग्लोमेरुलस है ये हमारी और कुछ नहीं है बल्कि ये हमारी ब्लड वेसल्स ही हैं, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज बोल रहे हैं क्योंकि स्मॉल है। तो यहाँ पे ये देखो जैसे ये हमारा बोमैंस कैप्सूल हो गया और ये हो गई हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखो हम लोग सिंपली बना लेते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। वैसे वहाँ पे आप लोग को ऐसे लग रहा होगा, बट ये देखो ये इस तरीके से मान लेते हैं। चलो वैसे यहाँ पे बहुत सारे गुच्छा टाइप का बना लेती है, बट सिंपली मान लो। सो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे कि ये हो गया हमारा ब्लड।
अब देखो जो ब्लड हमारा यहाँ से एंट्री कर रहा है, तो जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे होता है क्या है कि ब्लड में से जो भी मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं या फिर जो हमारे काम की चीज़ें नहीं होती हैं या फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो यहाँ से क्या होते हैं, वो यहाँ से इस हमारे बोमेंस कैप्सूल से फिल्टर होके हाँ हमारे इस वाले प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल में एंटर कर जाते हैं। तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वही होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। अब देखो यहाँ पे ये होता कैसे, मेन चीज़ ये है ना कि हमारे इस ब्लड जो भी हमारा ब्लड वेसल्स है या फिर कैपिलरीज है, इनसे हमारा ब्लड फिल्टर कैसे होता है, मतलब अपने आप तो हो नहीं जाएगा। तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें काम करती हैं। देखो पहला क्या होता है, पहला तो ये होता है कि यहाँ पे देखो जो ये ब्लड कैपिलरीज हैं, तो इनके अंदर जो ब्लड फ्लो का यहाँ पे प्रेशर होता है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है अगर हम लोग इसकी कंपेयर में बात करें। यानी यहाँ पे जो हमारी ट्यूब है तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो कम है और यहाँ पे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो सिंपल यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रिंसिपल लग जाता है। डिफ्यूजन क्या कहता है कि हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में क्या होगा, हमारी चीज़ें फ्लो कर जाएंगी, तो हमारा ब्लड जो है वो यहाँ से हाई से लो फ्लो कर जाता है और इस तरीके से फिल्टर हो जाता है। और दूसरा यहाँ पे देखो सिर्फ हमारा डिफ्यूजन से काम नहीं बन सकता, दूसरा यहाँ पे एक चीज़ और होती है। देखो यहाँ पे अगर आप लोग को याद हो तो मैंने बताया भी था कि जो हमारी ब्लड वेसल्स है ना, तो इनके अंदर आप लोग को बहुत टीनी टीनी पोर्स देखने को मिलते हैं। देखो वो बहुत स्मॉल होते हैं। चलो यहाँ पे तो हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि हमारे इस तरीके से पोर होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इतने स्मॉल होते हैं कि आप लोग देख नहीं सकते उनको, काफ़ी स्मॉल, समझ लो। तो ये इतने स्मॉल होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे से हमारे पोर हैं, ठीक है, छोटे छोटे से। तो ये जो ब्लड है ना वो इन पोर्स के थ्रू भी हमारा निकल जाता है। और ये जो आप लोग को बोमेंस कैप्सूल दिख रहा है इसके अंदर भी हमारे पोर होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक टाइप का फिल्टर कह सकते हो कि हमारे एक छन्नी टाइप की लगी होती है। तो यहाँ से होता है क्या, यहाँ से हमारा ब्लड इन पोर्स के थ्रू निकलता है और यहाँ से फिल्टर हो जाता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है, देखो हमारे ब्लड के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ब्लड के अंदर हमारा आरबीसी होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी भी होता है और उसके बाद प्लेटलेट्स और मेन हमारा ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन हो रहा है ना, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा का फिल्ट्रेशन होता है। यानी सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा हमारे इस जो है हमारे इस बोमेन कैप्सूल में एंटर करता है, इस हमारी कह सकते हो ब्लड कैपिलरी से। हमारा ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी एंटर नहीं करते हैं। अब ऐसा देखो क्यों होता है, सबसे पहली बात इसका रीजन यही है कि जो हमारे पोर्स हैं ये बहुत स्मॉल होते हैं कि इसमें से सिर्फ हमारा लिक्विड, देखो ब्लड का लिक्विड पार्ट ही तो होता है ब्लड प्लाज्मा, तो वहां से सिर्फ हमारा ब्लड प्लाज्मा ही इंटर कर सकता है। ये जो हमारी सेल्स हैं इनका साइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा होता है, तो वो पहली बात तो इंटर कर ही नहीं सकती हैं और करना भी नहीं चाहिए। देखो क्यों नहीं करना चाहिए, अगर मान लो ये जो हमारी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं अगर ये इंटर कर गई तो हमारा जो यूरिन है वो क्या होगा, उसमें से ब्लड आना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता है ना, नॉर्मली आप लोग यूरिनेशन वगैरह करते हो तो ब्लड थोड़ी आता है। तो इसलिए यहाँ पे देखो क्योंकि हमारा जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है इसका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ हमारे ब्लड प्लाज्मा का होता है। और ब्लड प्लाज्मा में भी देखो हमारा वैसे तो प्लाज्मा का सारा पोर्शन हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका भी फिल्ट्रेशन यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि अगर हम लोग बात करें तो जो मेन हमारा ब्लड होता है उसमें हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स ये हमारे बच जाते हैं और जो हमारा प्लाज्मा वाला पोर्शन होता है ब्लड प्लाज्मा वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। सो ये यहाँ पे होता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। देखो अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी पे पढ़ो तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो हमारा क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच ब्लड इज फिल्टर्ड वाइल पासिंग थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बाय फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पे जो कैपिलरीज है चूंकि ये हमारे यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के पास देखने को मिल रही हैं तो हम लोग उसको नाम दे देते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। काफ़ी सिंपल है ना। और इट इज़ द फर्स्ट स्टेप, देखो ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारी यूरिन फॉर्मेशन का। व्हेन ब्लड पासेस थ्रू ग्लोमेरुलर कैपिलरीज द प्लाज्मा इज फिल्टर्ड इन बोमेंस कैप्सूल। यानी यहाँ पे क्या होता है, हमारा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है। ऑल द सब्सटेंसेज ऑफ प्लाज्मा फिल्टर्ड इन ग्लो। देखो वैसे तो प्लाज्मा का सारा पार्ट फिल्टर हो जाता है, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे इस कैपिलरीज में सेफ बच जाते हैं। क्योंकि देखो हमें नहीं चाहिए कि देखो हम यहाँ पे वेस्ट चीज़ें ही तो क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेस्ट का ही तो फिल्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोग उसका भी फिल्ट्रेशन अगर कर देंगे तो हमारे ब्लड में बचेगा क्या, इसकी तो हमारी ज़रूरत है ना। तो इसका हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट ही तो निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वेस्ट हमारा सिर्फ हमारा लिक्विड वाला पार्ट होता है तो वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो ये होती है हमारे यहाँ पे सिंपल सी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा इसके अंदर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल द नेफ्रॉन्स ऑफ बोथ द किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि नेफ्रॉन क्या है, हमारी किडनी की सेल्स हैं।
अब आप लोग को पता हो कि हमारी किडनी के अंदर जो है दोनों किडनी को मिला के लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स देखने को मिलती हैं। तो वो जो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन सेल्स हैं उन सभी के अंदर 1 मिनट में यहाँ पे कितना ब्लड यहाँ पे फिल्टर हो रहा है, वही होता है हमारा यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हमारा ये होता है 125 ml पर मिनट। और अगर इसी को हम लोग पूरे दिन को काउंट करें, यानी अगर आप लोग इसी मिनट से पूरे दिन का काउंट कर लो तो हमारा हो जाता है 180 लीटर पर डे। देखो यहाँ पे बहुत शॉकिंग चीज़ है, आप लोग ध्यान से सुनना। हमारे अगर हम लोग पूरे दिन की बात करें तो जो हमारी किडनी होती है तो उसमें से हमारा लगभग 180 लीटर ब्लड डेली फिल्टर हो रहा है। अब एक बात बताओ कि 180 लीटर अगर हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है तो हम लोग यूरिनेशन तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 से 1.5 लीटर ही कर रहे हैं, है ना, क्योंकि 1 से 1.5 लीटर ही हम लोगों ने देखा था कि हमारा यूरिन बन रहा है। तो 180 में से बाकी 99% पार्ट कहाँ जा रहा है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी अभी आप लोग इतना समझो कि अभी उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत हो। सबसे पहले हम लोग अच्छा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीएफआर, यानी कि ये जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हो गया रीनल ब्लड फ्लो, यानी कि कितना ब्लड फ्लो हो रहा है यहाँ पे, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्ट्रेशन होगा। और ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर, यहाँ पे देखो हम लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा कैपिलरी है ये वाला, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सॉरी ये वाला, तो यहाँ पे प्रेशर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा फिल्टर होगा। और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे जितना ज़्यादा हो, और उसके बाद हमारा जो बोमैंस कैप्सूल है उसका भी हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कितना कम है, वो भी चीज़ें मायने रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे कुछ फैक्टर्स। अब हम लोग मेनली बात करते हैं अपने ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। अब ये क्या चीज़ है, तो यहाँ पे देखो हम लोग फिर से चलते हैं अपने स्ट्रक्चर के पास। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ से हमारा जो ब्लड है तो उसमें से हमारा प्लाज्मा हो गया फिल्टर। अब देखो होता क्या है कि आप लोगों ने जैसा कि देखा, तो जैसा कि हम लोगों ने बात की कि हमारा 180 लीटर ब्लड जो है डेली फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है सिर्फ 1 से 1.5 लीटर। तो ये बाकी का ब्लड जा कहाँ रहा है, यानी बाकी जो हमारा फिल्टर हो रहा है ये कहाँ जा रहा है, तो ये हमारा फिर से इसी ब्लड वेसल में अब्जॉर्ब हो जा रहा है। अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग को पूरा ब्लड वेसल्स का नीचे जाल देखने को मिल रहा है। देखो ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये आप लोग को यहाँ भी तो कंटिन्यू इस तरीके से देखने को मिल रही है। होता क्या है, देखो ये जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है जो भी प्लाज्मा, तो ये प्लाज्मा जो हमारा फिल्टर होता है ना, तो इसमें हमारी कुछ ऐसी चीज़ें भी फिल्टर हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। यानी सिंपली समझो कि हमारा जो फिल्ट्रेशन होता है तो यहाँ पे हमारे कुछ ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं इस वाले प्लाज्मा में या फिर इस वाले फिल्ट्रेट में, जो कि हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है जिसकी, यानी कि ब्लड जिसको, जैसे कि अगर सिंपली बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा वाटर आ जाता है और वाटर की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, ये यहाँ पे देखो जो इस तरीके से आप लोग को कैपिलरीज दिख रही है ना, तो यहाँ पे जब हमारा फिल्ट्रेट यहाँ से पास करता है तो फिर से इन कैपिलरीज में उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी कि जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो दोबारा से हमारे इस ब्लड वेसल्स में क्या होती हैं, रीअब्जॉर्ब मतलब क्या, दोबारा से हमारे उसी जगह पहुंच जाना, ठीक है, एब्जॉर्ब हो जाना। तो यहाँ पे जिन जिन चीज़ों की जरूरत होती है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, देखो हमारा भले 180 लीटर डेली फिल्टर हो रहा हो, बट एट लास्ट में बचता कितना है, बचता हमारा सिर्फ 1.5 लीटर ही है। सो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सो दैट अबाउट 180 लीटर फिल्ट्रेट फॉर्म पर डे बट ओनली 1.5 लीटर यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम आवर बॉडी। दैट मीन्स अबाउट 99% पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट अगेन रीअब्जॉर्ब इन ब्लड। यानी कि यहाँ पे देखो 180 लीटर हमारा डेली फिल्टर हो रहा है, लेकिन यूरिन कितना बन रहा है, सिर्फ 1.5 लीटर, यानी कि 99% हमारा फिल्ट्रेट क्या होता है, दोबारा से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है दोबारा से, क्योंकि उसकी हमारे ब्लड को ज़रूरत होती है। It is the process by which water and other necessary substance are reabsorbed from renal tubule to blood। देखो यहाँ पे ये हमारा रीनल टिब्यूल होता है और ये हमारे ब्लड होते हैं। तो यहाँ पे देखो इनसे क्या होता है, इन टिब्यूल से ये जो ब्लड वेसल्स, देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आप लोग को फिगर में दिख रहा होगा। तो यहाँ से दोबारा से देखो कुछ इस तरीके से आप लोग कह सकते हो, कुछ इस तरीके से हमारे दोबारा से जो है रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, रीअब्जॉर्ब, जिनकी भी ज़रूरत होती है हमारे इस ब्लड वेसल्स में। कहाँ से, इन ट्यूब्यूल्स से। देखो इसको हम लोग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल, तो ये हमारे ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, द रीअब्जॉर्ब सब्सटेंस मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। देखो सबसे पहले यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जाते हैं, फिर हमारे रीनल मेडुला में जाते हैं, उसके बाद दोबारा से हमारे ट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्यूबुलर कैपिलरीज मतलब जो कैपिलरीज हमारी ट्यूब्यूल्स के पास में देखने को मिलती है। तो tubular reabsorption is a selective reabsorption as the tubular cells reabsorbs only those substances that are necessary for our body।
देखो ये यहाँ पे एक सेलेक्टिव प्रोसेस होती है, यानी कि जो हमारी ट्यूबुलर सेल्स होती हैं, यानी कि जो ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं, देखो ट्यूब्यूल्स भी तो सेल से ही बना होता, तो वो सिर्फ उन सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करती है जिनकी उसको जरूरत होती है, समझ रहे हो, सबको नहीं। अब जैसे कि सबको एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हमारा फिल्ट्रेट किस काम का, तो हमारा जो जरूरत होता है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। एसेंशियल सब्सटेंसेज गेट रीअब्जॉर्ब वाइल अनवांटेड सब्सटेंसेज एक्सक्रीटेड आउट, यानी कि जिनकी जरूरत होती है वो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती है वो यहाँ पे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें रीअब्जॉर्ब होती हैं। सो यहाँ पे देखो सबके हिसाब से हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, देखो ये प्रॉक्सिमल क्या था, ये जो आप लोग का प्रॉक्सिमल है, देखो ये प्रॉक्सिमल हो गया, ये डिस्टल हो गया और ये हो गया लूप ऑफ हेनले। तो इन तीनों में हम लोग देखते हैं क्या क्या रीअब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, मतलब इन तीनों से हमारी ब्लड वेसल्स में क्या क्या रीअब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे देखो जो हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, तो यहाँ से हमारा ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, अब देखो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमारा यहीं पे देखने को मिलता है। यहाँ पे हमारा देखो क्या क्या है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, इन सबकी हमारी बॉडी को जरूरत होती है कि नहीं होती है। तो ये क्या होता है, ये हमारे ब्लड में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और लूप ऑफ हेनले की बात करें तो यहाँ पे हमारा सोडियम और क्लोराइड का रीएब्जॉर्प्शन होता है। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की बात करें तो यहाँ से हमारे सोडियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलता है। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप के बारे में, जो कि होता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब रीएब्जॉर्प्शन हम लोगों ने देख लिया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन देख लिया, अभी सिक्रीशन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखो अब थोड़ा सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, बस खत्म। देखो होता क्या है कि यहाँ पे जब हमारा ब्लड फिल्टर होता है, तो देखो फिल्टर होते होते यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फिल्टर हो जाती हैं जिनकी हमारे ब्लड को जो दोबारा से ज़रूरत होती है। तो वो क्या होते हैं, वो हमारी यहाँ पे ब्लड वेसल्स में दोबारा से रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो होता क्या है ना कि ये जो फिल्टर होता है, तो यहाँ पे देखो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, हमारे ब्लड से अनवांटेड चीज़ों का फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे होता क्या है ना कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमारे ब्लड वेसल से फिल्टर नहीं हो पाती हैं और जिनको फिल्टर हो जाना चाहिए था। यानी कुछ हमारी ऐसे अनवांटेड सब्सटेंस अभी भी हमारे इस ब्लड कैपिलरीज में बच जाते हैं, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिनका हमारी बॉडी में काम नहीं है, हमारे ब्लड में काम नहीं है, फिर भी वो यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाए। तो अब क्या होता है कि अब जो चीज़ें हमारी यहाँ से बच गई थी, यानी यहाँ से फिल्टर नहीं हो पाई थी, वो हमारी दोबारा से यहाँ से फिल्टर हो जाती हैं। यानी देखो यहाँ पे अगर सिंपली बात करें तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन भी होता है, यानी ब्लड में जो चीज़ें जरूरत होती है वो यहाँ से वापस चली जाती है, और अभी भी जो चीज़ें बच गई थी, ठीक है, जो वेस्ट चीज़ें बच गई थी, वो दोबारा से हमारे इन ब्लड वेसल से देखो ये हमारे जो है इन लूप ऑफ हेनले में दोबारा से इंटर भी कर जाती हैं। यानी यहाँ पे देखो हमारा एरो जो है इस तरीके से भी होता है और इस तरीके से भी होता है, यानी दोबारा से जो है रीअब्जॉर्प्शन भी होता है और सिक्रीशन भी होता है। सिक्रीशन में देखो बहुत ही सिंपली समझो, रीअब्जॉर्प्शन में क्या होगा, हमारे ब्लड वेसल्स को जिन चीज़ों की जरूरत है वो दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल से ब्लड वेसल में रीअब्जॉर्ब हो जाएंगी, और अभी भी जो कुछ हमारे वेस्ट चीज़ें बच गई थी वो हमारे दोबारा से यहाँ से ट्यूब्यूल में चली जाएंगी। और उसके बाद देखो फाइनली क्या होगा, ये जो ट्यूब्यूल्स है तो यहाँ से अब हमारा जो फाइनल फिल्ट्रेट है वो हमारे इस कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा, और कलेक्टिंग डक्ट से होते होते हमारा जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमारी एक सिंपल सी प्रोसेस होती है यूरिन फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे देखो ट्यूबुलर सिक्रेशन को भी थोड़ा सा थ्योरी वाइज हम लोग देख लेते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम ब्लड टू रीनल। अब यहाँ पे देखो हमारा ब्लड से रीनल, देखो सेकंड वाले में क्या होता है, रीनल से ब्लड में जा रहा था, अब हमारा ब्लड से रीनल। द अनवांटेड सब्सटेंसेज दैट आर नॉट गेट फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड टू बोमेन्स कैप्सूल इन द फर्स्ट स्टेप आर डायरेक्टली ट्रांसपोर्टेड टू रीनल ट्यूब्यूल्स लेटर इन दिस प्रोसेस। यानी इस प्रोसेस में क्या होता है, हमारा फिर से डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है, जो कि यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में बच गए थे। अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, देखो उनका भी नाम आप लोग पढ़ लो। सब्सटेंस सिक्रीटेड इन डिफरेंट सेगमेंट, यानी कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या चीज़ें हमारी सिक्रीट होती हैं। तो देखो जो हमारा कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे हमारा जो है पोटेशियम, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन का सिक्रेशन हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है वहाँ पे हमारा यूरिया का सिक्रेशन हो जाता है, और जो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वहाँ पे हमारे पोटेशियम और हाइड्रोजन का सिक्रेशन हो जाता है। देखो सिक्रेशन कहाँ से होता है, हमारे ब्लड वेसल से हमारे ट्यूब्यूल में होता है, ठीक है। यानी ब्लड वेसल में ये सारी चीज़ें हमारी वेस्ट बच जाती हैं, पहले स्टेप में इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता है, तो ये हमारे लास्ट स्टेप में दोबारा से यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से हमारे ट्यूब्यूल में सिक्रीट कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा, ब्लड वेसल, ब्लड कैपिलरीज के द्वारा, ठीक है। और एट लास्ट में जो हमारा कलेक्टिंग डक्ट होता है तो वहाँ पर भी हमारा पोटेशियम का सिक्रेशन हमारी ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कर दिया जाता है। देखो कैपिलरीज और वेसल्स में कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम चीज़ें हैं। कैपिलरीज हमारी ब्लड वेसल्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होती हैं, समझ रहे हो।
तो ये था हमारा फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डायूरेटिक्स के बारे में। तो देखिए डायूरेटिक्स हमारी वैसी मेडिकेशन होती हैं दैट इंक्रीजेस द रेट ऑफ यूरिन फ्लो एंड सोडियम एक्सक्रीशन। तो देखिए सिंपल सी बात है कि ये बेसिकली हमारे यूरिन के फ्लो को या फिर कह सकते हो यूरिन के अमाउंट को यहाँ पे बढ़ा देती हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल हम लोग जितना यूरिन डिस्चार्ज करते हैं डायूरेटिक्स लेने के बाद उसका अमाउंट यहाँ पे बढ़ जाता है। और देखिए जनरली क्या होता है कि जितनी भी डायूरेटिक्स हैं वो मेनली हमारे सोडियम को एक्सक्रीट कराने में अपना मेजर रोल प्ले करती हैं। और देखिए सोडियम ही बहुत मेजर रोल प्ले करता है हमारे यूरिन के अमाउंट को बढ़ाने में, क्योंकि जो सोडियम होता है तो ये कह सकते हो वाटर पे अपना एक ऑस्मोटिक इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से वाटर भी इसके साथ यहाँ पे अट्रैक्ट होकर हमारी यूरिन में बढ़ जाता है। देखिए सिंपल सी बात है कि आप लोगों ने अभी यहाँ पे इतना समझ लिया कि जो हमारा यूरिन है, ठीक है, वो बेसिकली हमारे ब्लड से ही फिल्टर होकर बनता है। तो अगर हमारी बॉडी में एक बात सिंपली समझिए कि यूरिन का अमाउंट बढ़ा तो ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर ब्लड ज्यादा है तो हमारी मतलब अगर मान लीजिए हमें ब्लड का अमाउंट बढ़ाना है तो हमें यूरिन का अमाउंट कम कर देना होगा, और अगर हमें ब्लड का अमाउंट कम करना है, ठीक है, तो हमें यूरिन का अमाउंट बढ़ा देना है। तो यहाँ पे सिंपली समझिए कि यूरिन के अमाउंट में मेनली कैसे बढ़ेगा भाई, जब वाटर जाएगा तभी तो बढ़ेगा, और ये वाटर मेनली हमारे सोडियम के साथ ही जाता है। ठीक है, तो वो चीजें अभी हम लोग देखेंगे किस किस तरीके से हमारे डायूरेटिक्स अलग अलग क्लास की काम करती हैं। ठीक है, बाकी दे आर कॉमनली यूज टू ट्रीट कंडीशंस लाइक हाई ब्लड प्रेशर। तो सिंपल सी बात है भाई, हाई बीपी में हमारा जनरल एक कंडीशन क्या होती है कि हमारा ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट फेलियर तो ब्लड का अमाउंट बढ़ने से ही हमारे हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, किडनी प्रॉब्लम्स तो वही चीज है कि अगर हमारा ब्लड का अमाउंट बढ़ जाता है तो किडनी में भी काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड एडिमा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि देखिए होता क्या है कि जैसे जब हमारी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो हमारी बॉडी में कहीं जाके इकट्ठा होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या एक सूजन मतलब स्वेलिंग मतलब कह सकते हो कि जैसे वहां पे क्या होगा कि हमारा फ्लूइड मतलब काफी ब्लड काफी कह सकते हो मतलब फ्लूइड इकट्ठा हो गया हमारी बॉडी में किसी भी जगह पे। ठीक है, तो वही चीजें एडिमा का मतलब होता है स्वेलिंग कॉज्ड बाय फ्लूइड रिटेंशन मतलब इकट्ठा होना। ठीक है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में हम लोग यहाँ पे मेनली डायूरेटिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, बाय प्रमोटिंग द रिमूवल ऑफ फ्लूइड डायूरेटिक्स हेल्प्स टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्लड विच कैन लोअर ब्लड प्रेशर एंड वर्कलोड ऑन हार्ट। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई हमारा अगर फ्लूइड का रिमूवल प्रमोट यानी बढ़ जाएगा, ठीक है, तो डायूरेटिक्स हमारे क्या करेंगे, हमारे ब्लड के वॉल्यूम को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि देखिए ब्लड से ही हमारा यूरिन बन रहा है, तो अगर हमारा यूरिन का अमाउंट बढ़ गया तो ब्लड का अमाउंट लो हो जाएगा, विच कैन लोअर ब्लड प्रेशर। अब हमारा ब्लड का अमाउंट लो हो जाएगा तो हमारा ब्लड प्रेशर भी लो हो जाएगा। ठीक है, और वर्कलोड ऑन हार्ट, ठीक है, तो हार्ट के ऊपर वर्कलोड भी हमारा कम हो जाएगा। अब हम लोग मेनली बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स के बारे में। अब देखिए वैसे तो इसके क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग अलग तरीके से भी हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे अपने मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि वही थोड़ा हमारे सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी सेम आप लोग यहाँ पे फार्माकोलॉजी में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा आ जाता है कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर। अब इसके अंदर हमारी 3 ड्रग आ जाती हैं, जिसमें से हमारा जो एसिटाजोलामाइड है, ठीक है, तो इसका ये हमारी स्टार ड्रग है, यानी इसकी हमें सिंथेसिस भी देखनी है। ठीक है, दूसरा हमारा यहाँ पे आ जाता है थायाजाइड। ठीक है, अब थायाजाइड्स के अंदर भी हमारी 4 ड्रग्स आ जाती है हमारे सिलेबस के हिसाब से, जिसमें से हमारी क्लोरथायाजाइड हमारी स्टार ड्रग हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद हमारी लूप डायूरेटिक्स के अंदर भी हमारे 3 ड्रग, जिसमें से हमारे फ्यूरोसेमाइड स्टार ड्रग हो जाती है। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमारा पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स आ जाता है, तो इसके अंदर भी हमारे 3 ड्रग हो जाती है, और ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स इसके अंदर हमारा मैनिटॉल देखने को मिलता है। तो ये हमारा सिंपल सा क्लासिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर मेनली कह सकते हो 5 सब क्लासेज हमें देखने को मिलती हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने फर्स्ट यानी कि कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर के बारे में। तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स आर क्लास ऑफ डायूरेटिक्स दैट रिड्यूस द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट इन किडनी बाय इनहिबिटिंग द एंजाइम कार्बनिक एनहाइड्रेस। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से एक चीज आप लोग समझिएगा कि देखिए होता क्या है कि जैसे ये जो हमारा एक होता है H2CO3, ठीक है, H2CO3, तो ये H2CO3 क्या होता है, ये हमारा कह सकते हो ये हमारा जो है H2O और हमारा CO2 में भी ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे जो है H प्लस और HCO3 माइनस में भी ब्रेक हो जाता है, या फिर कह सकते हो ये दोनों मिलकर हमारा H2CO3 बना देते हैं, और ये फर्दर यहाँ पे H2O और CO2 में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए कि अगर हमें H2O CO2 में H2CO3 को ब्रेक कराना है तो हमें यहाँ पे एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो कि हमारा होता है कार्बनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इस एंजाइम को किसी तरह ब्लॉक कर देंगे तो होगा क्या, ये जो H2CO3 है ये हमारा कह सकते हो H2O और CO2 में डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो अगर नहीं हो पाएगा तो उससे आखिर हमारे डायूरेटिक्स में किस तरीके से इफेक्ट पड़ेगा, तो वो चीज हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा सा देखें ना, तो देखिए एक चीज आप लोग समझिएगा कि होता क्या है कि जैसे हम लोगों ने यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन वाले फेस में देखा था कि जो भी हमारे जरूरी कह सकते हो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे रीअब्जॉर्प्शन वाले फेस में हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, अब रीअब्जॉर्ब के लिए जैसे हमारा बाइकार्बोनेट भी हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो जो है हमारा
जो है कंपाउंड होता है, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी में, है ना। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन देखिए होता कैसे, इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ल्यूमेन वाला एरिया हो गया। देखिए ल्यूमेन का मतलब हो गया कि जैसे ये हम लोगों ने यहाँ पे हमारा ये देखा था, ठीक है, हमारा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। तो ल्यूमेन का मतलब देखिए कुछ ये जो इसके बीच में जो कह सकते हो स्पेस है, ठीक है, इसी स्पेस को हम लोग बोलते हैं ल्यूमेन, जिससे हमारा कह सकते हो यूरिन फ्लो होता है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने देखा कि ऐसे ये हमारा स्पेस होता था, ठीक है, उसके बगल बगल में हमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है ना, यही तो होता है। तो इसमें देखिए कुछ इस तरीके से दिखाया गया है कि देखिए एक जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ल्यूमेन वाला हो गया, स्पेस हो गया, ठीक है, ये हमारा ल्यूमेन हो गया, और इसके बगल में मान लीजिए ये हमारी ब्लड वेसल्स की सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे इस फिगर में क्या दिखाया गया है कि देखिए ये हो गई हमारी ब्लड वेसल्स वाली, ठीक है, ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गए, और ये देखिए ये हमारा बीच वाला ल्यूमेन वाला एरिया हो गया। और यहाँ पे देखिए ये क्या दिखाया गया है, ये हमारी ये सेल दिखाई गई है, मतलब यहाँ पे देखिए ये जो इसकी वॉल है, ठीक है, ल्यूमेन की वॉल है, ये हमारी सेल से ही तो मिलकर बनी होगी। तो यहाँ पे देखिए इस एरिया को हमारा सेल से दिखाया गया है, इसको आप लोग थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे इस एरिया को थोड़ा सा जूम करके दिखाया गया है सेल से। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो है कह सकते हो ल्यूमेन से कोई चीज हमारी रीअब्जॉर्ब हो रही है ब्लड में, तो वो रीअब्जॉर्ब कैसे होगी, वो हमारी इसी आउटर मेम्ब्रेन से ही तो रीअब्जॉर्ब होगी, और ये आउटर मेम्ब्रेन किसी ना किसी टाइप की सेल से मिलकर बनी होगी, यानी इस सेल से ही तो हमारा रीअब्जॉर्प्शन होगा, बेसिकली कहने का मतलब है। तो होता क्या है देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो जैसे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जब ये हमारा जो H2CO3 है, ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए क्रॉस लगा हुआ है, इसको आप लोग अभी इग्नोर करिए। यहाँ पे मान लीजिए सिंपल से हमारा कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है, तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है, H2CO3 हमारा डिसोसिएट हो जाता है CO2 और H2O में। अब ये CO2 क्या होता है, देखिए H2O तो हर जगह प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर हमारा ल्यूमेन में भी है, सेल में भी है, ब्लड में भी है, वाटर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो CO2 है, ये क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे CO2 के कह सकते हो हमारे कुछ चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये हमारा जो है हमारी सेल में एंटर कर जाता है, ठीक है। अब सेल में क्या होता है, ये जो हमारा CO2 है, ये हमारा फिर से वाटर के साथ यहाँ पे जो है कह सकते हो कंबाइन करके, और हमारा यहाँ पे कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसकी प्रेजेंस में ये फर्दर हमारा H2CO3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये H2CO3 क्या होता है, ये हमारे यहाँ पे फर्दर यहाँ पे H+ और HCO3- यानी कि बाइकार्बोनेट में हमारा डिसोसिएट हो जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे सिंपली बाइकार्बोनेट के कुछ चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये हमारा यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ से क्रॉस करके और हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो जाता है। इसको थोड़ा आप लोग समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे हुआ क्या कि जैसे ल्यूमेन में हमारा H+ और HCO3- थे, ठीक है, ये दोनों कन्वर्ट हुए H2CO3 में, H2CO3 हमारा ब्रेक हुआ हमारा CO2 H2O में। अब ये CO2 हमारा गया सेल में, ठीक है, सेल में इसने H2O के साथ जो है कह सकते हो कंबाइन करके फिर से यहाँ पे H2CO3 में कन्वर्ट हो गया, H2CO3 यहाँ पे फर्दर डिसोसिएट हो गया HCO3- में, और ये हमारा यहाँ से जो है हमारे ब्लड में रीएब्जॉर्ब कर लिया गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि जो हमारा H+ था, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा H जो है प्रोटॉन और सोडियम का यहाँ पे एक्सचेंजर होता है, ठीक है। यहाँ से प्रोटॉन यहाँ पे इस तरीके से यहाँ से हमारे सेल से ल्यूमेन में जाता है, और सोडियम यहाँ पे ल्यूमेन से हमारा सेल में जो है वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि ये जो हमारे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है, ये हमारे इस HCO3 को तो मतलब कह सकते हो रीअब्जॉर्ब होने से रोकते ही हैं, उसके साथ साथ ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को भी यहाँ पे इनहिबिट करते हैं। कैसे करते हैं, इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखिए अब ये करता कैसे, मतलब ये काम कैसे करता है। तो ये क्या करता है, इसी कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। अब देखिए जब इसने इसको इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा भाई, जब ये इनहिबिट हो गया तो ये H2CO3 यहाँ पे इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जब ये इसमें डिसोशिएट नहीं होगा तो ये CO2 अंदर जा नहीं पाएगा। और मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत CO2 अंदर है तो यहाँ पे इसने इस वाले एंजाइम को भी तो डिसोशिएट कर दिया, तो यहाँ पे जब ये वाला एंजाइम नहीं होगा तो ये CO2 हमारा H2CO3 में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब ये H2CO3 नहीं बनेगा तो ये हमारे H+ और HCO3- भी नहीं बनेंगे, और जब ये बनेगा ही नहीं तो हमारे यहाँ पे क्या रीअब्जॉर्ब होगा, है ना। तो इस तरीके से देखिए इसने क्या किया, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को ब्लॉक करके, ठीक है, कह सकते हो इनहिबिट करके इसने पूरे हमारे रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए जब यहाँ पे H2CO3 नहीं बनेगा तो ये H+ भी नहीं बनेगा, और जब H+ नहीं बनेगा तो ये H+ इधर जाएगा नहीं, और जब ये H+ इधर नहीं जाएगा तो Na+ भी इधर आ नहीं पाएगा, क्योंकि ये दोनों एक्सचेंजर में काम करते हैं, मतलब एक जाता है तो एक आता है। तो जब H+ इधर नहीं जाएगा तो Na+ भी नहीं आएगा, और जब ये Na+ यहाँ नहीं आएगा तो ये Na+ देखिए यहाँ से क्या होता है, यहीं से तो हमारा यहाँ पे सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप होता है, जिसके थ्रू ये हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो जब ये यहीं पे नहीं आएगा तो ये हमारा इस पंप के थ्रू कैसे जाएगा, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर है वो हमारे सोडियम और बाइकार्बोनेट दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स इनहिबिट द कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम, तो ठीक है, तो सिंपली ये हमारे इस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, एंड डिक्रीजेस बाइकार्बोनेट एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। तो सिंपल सी बात है, इसको इनहिबिट करके ये क्या करते हैं, सोडियम और बाइकार्बोनेट दोनों के रीअब्जॉर्प्शन को यहाँ पे डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है।
दस इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, और इनके एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जब इनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया तो इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा ल्यूमेन से, है ना, विच लीड्स टू इंक्रीज यूरिन आउटपुट। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने जैसा स्टार्टिंग में ही देखा कि जो सोडियम है, ठीक है, ये हमारे वाटर को भी कह सकते हो अपने साथ ड्रॉ करता है, ठीक है, अपने साथ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली यूरिन एंड आउटपुट जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इनहिबिटर काम करते हैं। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा समझते हुए चलना कि ये पोर्शन जो हम लोग देखने जा रहे हैं ये आप लोग का फार्माकोलॉजी का पोर्शन है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए फार्माकोलॉजी में टॉपिक आता है तो आप लोग को ये सारी चीजें लिखनी है, और अगर मेडिसिनल में आता है तो ये सारी चीजें आप लोग नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी ये हमारा मेनली फार्माकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें देखिए जो हमारे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे क्या होता है हमारा, ये ओरली वेल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन तो इनका काफी वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है, काफी अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मेटाबॉलिज्म यहाँ पे जो है ये बहुत मतलब इनका मिनिमल मेटाबॉलिज्म ही होता है, मतलब जितनी भी हमारे डाययूरेटिक्स हैं उनका मिनिमल मेटाबॉलिज्म ही देखने को मिलता है, और एक्सक्रीशन इनका सिंपली हमारा किडनी से हो जाता है। थेरापेटिक यूजेस की बात करें तो हमारा जैसे ग्लूकोमा हो गया, ठीक है, एडिमा हो गया, एपिलेप्सी हो गई, और मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। तो बेसिकली ये हमारे जो है कह सकते हो एल्कोलोसिस के ट्रीटमेंट में भी यूज किए जाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है क्या करते हैं, ये हमारा थोड़ा सा एसिडोसिस यानी कि कह सकते हो एसिड के लेवल को बॉडी में बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से। और उसके अलावा देखिए भाई सिंपल सी बात है, एल्कालोसिस में क्यों यूज होते हैं, क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक टाइप का हमारा बेस की तरीके से काम करता है। तो जब बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब नहीं होगा ज्यादा, तो हमारा मान लीजिए एल्कालोसिस अगर हमारी बॉडी में है, ठीक है, हमारी बॉडी में बेस बहुत बढ़ गया है तो वो कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा जैसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, तो भाई जैसे बाइकार्बोनेट हमारी बॉडी में बेस एसिड बेस के लेवल को मेंटेन करता है, तो अगर वो हमारा एक्सक्रीट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा तो हमारा क्या होगा, हमारी बॉडी में कह सकते हो एक एसिडोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हाइपोकैलेमिया, तो यहाँ पे कह सकते हो पोटेशियम के लेवल में भी कमी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर में हमारा जब सोडियम जा रहा था तो हमारा पोटेशियम इधर एक्सक्रीट हो रहा था, है ना, तो वहां पे हाइपोकैलेमिया भी देखने को मिल सकता है। और किडनी स्टोन्स और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया कंप्लीट फार्माकोलॉजी पोर्शन, और अब हम लोग बात करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के पोर्शन के बारे में। अब देखिए ये आप लोग को फार्माकोलॉजी में बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है, ये आप लोग का प्योर मेडिसिनल केमिस्ट्री का पोर्शन होने वाला है। तो बात करें लोग यहाँ पे स्टार ऑफ कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स के बारे में, ठीक है। तो इसका स्टार देखिए स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, सिंपल सी बात है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि इसमें हमारी दो टाइप के कह सकते हो जो है हमारे इनहिबिटर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब दो टाइप के CAIS देखने को मिलते हैं। पहला होता है हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स, दूसरा होता है मेटा डाइसल्फामोइल बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो इन दोनों का ही सार हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड्स की। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जैसे हमारा हेट्रोसाइक्लिक यानी कि जो है हमारा नाइट्रोजन सल्फर और कार्बन की रिंग देखने को मिलती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें एक हमारा कह सकते हो सल्फामोइल ग्रुप देखने को मिलता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, द सल्फामोइल ग्रुप इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सल्फामोइल ग्रुप होता है ये हमारा इसकी एक्टिविटी के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। द सल्फामोइल नाइट्रोजन एटम मस्ट बी अनसब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारा नाइट्रोजन एटम है ये हमारा बिल्कुल भी सब्स्टिट्यूट नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन ऑफ मिथाइल ग्रुप ऑन वन ऑफ द रिंग नाइट्रोजन रिटेन्स कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी, एग्जांपल मेथाजोलामाइड। देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो हमारा रिंग नाइट्रोजन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग जो है एक CH3 ग्रुप लाके अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारी जो इसकी एक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। इसका एग्जांपल हमारा हो जाता है मेथाजोलामाइड। अभी हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब आप लोग समझ जाओगे। द moiety to which सल्फामोइल ग्रुप इज अटैच्ड मस्ट पॉजेस एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वही चीज है कि जो हमारा सल्फामोइल ग्रुप होता है, ठीक है, तो ये जिससे अटैच होता है तो यहाँ पे ये रिंग में हमारी जो है कह सकते हो एक एरोमेटिक प्रॉपर्टी भी हमें देखने को मिलती है, और ये बहुत जरूरी होती है हमारी एक्टिविटी के लिए। तो ये देखिए हमारा पहला हो गया। और दूसरा हमारा बात करें मेटा डाई सल्फामोइल बेंजीन डेरिवेटिव के बारे में। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जब द मैक्सिमम डायूरेटिक एक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड व्हेन पोजीशन 4 इज सब्स्टिट्यूटेड विद Cl, Br, NO2 एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग इसकी नंबरिंग करें तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा Cl ग्रुप होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जो फोर्थ पोजीशन होती है यानी ये वाली जो पोजीशन होती है, तो यहाँ पे अगर हम लोग Cl, Br, NO2 ये सब लाके अरेस्ट कर देते हैं तो हमें काफी अच्छी डायूरेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एन अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामोइल मोइटी एट पोजीशन 3 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो हमारी सल्फोनामोइल मोइटी होती है यानी कि यहाँ पे देखिए जो हमारा मतलब यहाँ पे देखिए दोनों ही हमारा सल्फामोइल होती है। तो इसमें से मतलब जैसे ये 1 2 तीसरी पोजीशन पे आ गया तो यहाँ पे ये भी हमारा जो है कह सकते हो जो है काफी जरूरी होता है, ठीक है। और रिप्लेसमेंट ऑफ सल्फोनामोइल मोइटी एट पोजीशन 1 विथ इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप्स रिजल्ट इन डिक्रीज
कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एक्टिविटी। और फर्स्ट पोजीशन पे हम लोग यहाँ पे इसको अगर रिमूव करते हैं, ठीक है, मतलब रिप्लेस करते हैं, तो हमारी एक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके अंदर की ड्रग्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला ड्रग हमारा रहता है एसिटाजोलामाइड, ठीक है। और अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं अपने कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स को, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी पहली ड्रग आ जाती है एसिटाजोलामाइड। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इसकी, तो देखिए एसिटाजोलामाइड हमारा एक टाइप की सिंपली कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है। प्राइमरली इसका यूज हम लोग जो भी हमारा ग्लाउकोमा, ठीक है, जो भी हमारे आई वगैरह में जो भी स्वेलिंग देखने को मिलती है, ठीक है, तो एल्टीट्यूड सिकनेस, तो अगर मान लीजिए मतलब कि बहुत ऊंचाई पे जाके अगर बहुत मतलब ऐसे सिकनेस वगैरह आ रही है, ठीक है, तो उसमें और हमारे कुछ एपिलेप्सी में भी यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिंपल सी बात है कि हमारे क्या होंगे, कार्बनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करेंगे, है ना। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे ये जो है व्हाइट टू येलोइश क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह देखने को मिलता है, और इनमें कोई ऑर्डर टेस्ट नहीं होता है, और यहाँ पे ये रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यूजेस की बात करें तो हमारा जैसे ग्लाउकोमा, एपिलेप्सी, एल्टीट्यूड सिकनेस, ठीक है, एडीमा, तो इन सभी में इसका यूज देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे सिलेबस में इसकी सिंथेसिस, ठीक है। तो देखिए सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे होता क्या है कि एक हमारा होता है हाइड्राजाइन हाइड्रेट, ठीक है। तो देखिए ये इतना स्ट्रक्चर हमारा हाइड्राजाइन होता है, और ये H2O तो हाइड्रेट हो गया। तो हाइड्रोजन हाइड्रेट की रिएक्शन जब हम लोग यहाँ पे अपने अमोनियम थायोसाइनेट के साथ कराते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है एक इंटरमीडिएट हमें देखने को मिलता है। बेसिकली यहाँ पे हमारे दो अमोनियम थायोसाइनेट की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों हमारे कुछ इस तरीके से आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है जो कि हमारा होता है 1,2-bis थायोकार्बामोइल हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका जब हम लोग यहाँ पे फॉस्जीन की प्रेजेंस में हम लोग यहाँ पे इसका साइक्लाइजेशन कराते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फर्दर जब हम लोग यहाँ पे इसका क्या करते हैं, CH3COCl की प्रेजेंस में इसका एसाइलेशन कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि यहाँ पे ये CH3CO यहाँ पे आके अटैच हो जाता है, और यहाँ पे HCl यहाँ पे अलग हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे Cl2 की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे सिंपली जो हमारा SH है, ठीक है, तो इस H की जगह हमारे यहाँ पे जो है ये Cl2 आके अटैच हो जाता है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन तो हमारा ऑक्सीजन भी अटैच हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे NH3 की प्रेजेंस में जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे ये Cl हमारा जो है यहाँ से एक हाइड्रोजन के साथ HCl के फॉर्म में अलग हो जाता है, और हमारे यहाँ पे NH2 ग्रुप आके अटैच हो जाता है, और हमें यहाँ पे हमारा एसिटाजोलामाइड देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पे इसकी सिंथेसिस थी। और बात करें हम लोग यहाँ पे अपने सेकंड ड्रग की, तो हमारा आ जाता है मेथाजोलामाइड। तो ये भी हमारी एक टाइप की कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होती है, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारा इसका इस तरीके से, यूजेज हमारा सिंपल ग्लाउकोमा, एपिलेप्सी, एडीमा, ठीक है। और फिर थर्ड हमारी ड्रग आ जाती है डाइक्लोरफेनामाइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। यूजेज की बात करें तो हमारा ग्लाउकोमा, ओकेशनल पैरालिसिस, इन सब में हमारा इसका यूज देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए यही तीन हमारी मेजर ड्रग होती हैं हमारे कार्बनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स में। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने सेकंड टाइप के डायूरेटिक्स के बारे में, जो कि हमारा हो जाता है थायाजाइड डायूरेटिक्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने थायाजाइड डायूरेटिक्स के बारे में, तो इसको हम लोग यहाँ पे अपने बेंजोथायजाइड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये हमारे सल्फोनामाइड के डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारी तैयार क्लास ऑफ ड्रग्स दैट ट्रीट हाई बीपी, एडिमा एंड अदर कंडीशंस, ठीक है। तो इन सबके ट्रीटमेंट में हमारा इसका यूज होता है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये हमारे कहाँ एक्ट करते हैं, हमारे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करते हैं, ठीक है। और ये सभी चीजें हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग में ही देख ली, तो वो चीज आप लोग इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसमें यहाँ पे हम लोग बार बार नहीं दिखाएंगे, तो आप लोग थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना कि ये हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है, ठीक है। दे इनहिबिट द सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर रिड्यूसिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड। यहाँ पे देखिए होता क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे जैसे जो हमारा कह सकते हो सेल के पास हमारा यहाँ पे जो है सोडियम क्लोराइड सिम्पोर्टर। देखिए सिम्पोर्टर का मतलब होता है जो दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में भेजे, ठीक है। जैसे हमारा सोडियम भी यहाँ पे इधर ही जा रहा है मान लीजिए, और क्लोराइड भी इधर ही जा रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा कह सकते हो सेल से हमारा ब्लड में जो है कह सकते हो इस तरीके से इस चैनल के थ्रू हमारा सिम्पोर्टर के थ्रू रीअब्जॉर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये इसको इनहिबिट कर देता है। अब जब इसको इनहिबिट करेगा तो क्या होगा, ये जो सोडियम क्लोराइड थे, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इस ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये सिम्पोर्टर हमारा इनहिबिट हो गया है। तो ये बेसिकली इसी को इनहिबिट कर देते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो यहाँ पे देखिए जब ये इनहिबिट हो जाएंगे, इनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। और जब इनका एक्सक्रीशन बढ़ेगा, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सोडियम क्या होता है, हमारे वाटर को भी कह सकते हो अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे वाटर भी बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और हमारा ब्लड प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और हमारा यूरिन अमाउंट बढ़ जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है थायराइड वेल ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें 1 से 2 घंटे में देखने को मिल जाती है।
हाफ लाइफ की बात करें तो यहाँ पे टिपिकली जो है इनकी 6 से 15 आवर्स की हाफ लाइफ देखने को मिलती है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे ये मिनिमली मतलब इनका मिनिमल मेटाबॉलिज्म ही होता है और प्राइमरली हमारे किडनी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन हो गया, एडिमा हो गया, ठीक है, किडनी स्टोन्स हो गए। साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा सोडियम क्लोराइड को कह सकते हो इनका रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो हमारी बॉडी में इनका इम्बैलेंस हो सकता है। कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, डिजीनेस और हेडेक्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें सार ऑफ थायजाइड डाययूरेटिक्स की, तो देखिए अब ये हमारा मेडिसिनल का पार्ट हो जाता है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जितना देखा वो फार्माकोलॉजी था, अब हम लोग मेडिसिनल देखेंगे। तो देखिए इसके सार की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसका जो एक नॉर्मल कह सकते हो स्ट्रक्चर होता है वो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो हमारा सल्फोनिल ग्रुप होता है एट पोजीशन 1, तो देखिए जो हमारी फर्स्ट पोजीशन पे हमारा सल्फोनिल ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा एसेंशियल होता है एक्टिविटी के लिए। हाइड्रोजन एटम एट सेकंड पोजीशन गिव मोर पोटेंट इफेक्ट, और देखिए यहाँ पे जो हमारा सेकंड पोजीशन पे जो हमारा हाइड्रोजन मतलब ये R3 की जगह अगर मान लीजिए हमारा हाइड्रोजन आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारा एक काफी पोटेंट इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड पोजीशन कैन टॉलरेट द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अल्काइल ग्रुप सच एज CH3, और यहाँ पे इस R3 में हमें जो है कह सकते हो हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे CH3 वगैरह ग्रुप भी ये टॉलरेट कर सकता है। और उसके बाद देखिए सब्स्टिट्यूएंट्स विद हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर इन थर्ड पोजीशन इंक्रीजेस एक्टिविटी 1000 टाइम्स। यहाँ पे देखिए इस थर्ड पोजीशन में यानी इस R1 की जगह अगर हम लोग कुछ अपने हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स लाके अटैच कर दें, ठीक है, तो वो इसकी एक्टिविटी को 1000 टाइम्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद सैचुरेशन ऑफ डबल बॉन्ड बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन इंक्रीजेस डाययूरेटिक, और यहाँ पे देखिए जो थर्ड और फोर्थ पोजीशन के बीच में डबल बॉन्ड है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, एक्टिविटी के लिए। और उसके बाद यहाँ पे सब्सटीट्यूशन ऑफ सिक्स पोजीशन विद इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप इज एसेंशियल फॉर डाययूरेटिक एक्टिविटी, ठीक है। और जो सिक्स पोजीशन होती है, ठीक है, यहाँ पे इस R2 की जगह हमें जो है कुछ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जैसे हमारा ClBr देखने को मिलता है, तो हमारी एक्टिविटी काफी अच्छी हो जाती है। तो ये था हमारे यहाँ पे सार, और सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट ड्रग के बारे में जो कि हमारे हो जाता है क्लोरथायाजाइड। तो देखिए क्लोरथायाजाइड भी हमारी एक टाइप की थायाजाइड डाययूरेटिक होती है, ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑफन यूज, और इसका ट्रीटमेंट यूज हम लोग जो है हाई ब्लड प्रेशर, फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, और मतलब फ्लूइड रिटेंशन जो कि हमारा कंडीशंस लाइक हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज और किडनी डिसऑर्डर्स की वजह से जो हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होता है उसको ट्रीट करने में यहाँ पे इसका मेजर यूज देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सिंपल सी बात है, हमारे सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देंगे, है ना। प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा वॉइड क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है और एसीटोन में स्पैरिंगली सॉल्युबल देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन, एडिमा, हार्ट फेलियर, इन सभी में यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। सिंथेसिस की बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी स्टार ड्रग है तो इसकी सिंथेसिस भी आप लोगों को देखनी है। तो यहाँ पे इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है हमारे 3 क्लोर एनिलीन के थ्रू, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्लोरोसल्फोनिक एसिड ग्रुप हमारा जो है आ जाता है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्या होता है, यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये हमारा जो SO2 है, ठीक है, और यहाँ पे Cl, देखिए SO2Cl ये दोनों यहाँ पे आके अटैच हो गए और हमारा 2 H2O यानी कि यहाँ से H और ये OH, ठीक है, तो दोनों साइड से 2H और 2OH हमारे यहाँ पे H2O के फॉर्म में अलग हो गए, और हमें यहाँ पे देखने को मिला हमारे यहाँ पे 3 क्लोर एनिलीन 4,6 डाई सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब क्या होता है, ये हमारा NH3 की प्रेजेंस में, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा यहाँ पे NH2 ये Cl है, ठीक है, तो इसकी जगह हमारा यहाँ पे दोनों Cl की जगह हमारे NH2 ग्रुप आके अटैच हो जाते हैं, ठीक है, 2 NH3 से हमारी इसकी रिएक्शन होती है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा कह सकते हो फॉर्मिक एसिड यानी कि HC और OOH की प्रेजेंस में यहाँ पे इसका साइक्लाइजेशन हो जाता है और ये हमारा फाइनली क्लोरथायाजाइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हाइड्रोक्लोरथायाजाइड के बारे में, तो यहाँ पे देखिए ये भी हमारे टाइप का थायाजाइड डाययूरेटिक होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है वही हाई ब्लड प्रेशर, बीपी, मतलब देखिए इसमें सिंपली है जितने भी थायाजाइड है ये मेनली हमारे हाई बीपी, फ्लूइड रिटेंशन, इन सबका ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। स्ट्रक्चर हमारा इसका सिंपली इस तरीके से, और यूज हमारा हाइपरटेंशन, एडिमा, हार्ट फेलियर, वही चीज है, ठीक है, सबका सेम ही है। फिर हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड, ठीक है, तो हाइड्रोफ्लूमेथाजाइड तो ये भी सिंपल है, इसमें भी हमारा यूज वही आ जाएगा, हाइपरटेंशन, एडिमा, हार्ट फेलियर, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारा साइक्लोथायाजाइड, तो इसमें भी हमारा यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारा थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है, ये 3D में है, इसको थोड़ा सा आप लोग इमेजिन करना, और ये बाकी हमारा यूजेज इसका हाइपरटेंशन, एडिमा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे यहाँ पे सेकंड क्लास थायाजाइड। और अब हम लोग बात करते हैं अपने लूप डाययूरेटिक्स के बारे में। अब देखिए ये लूप डाययूरेटिक्स ना काफी इफेक्टिवली हमारा जो है कह सकते हो काम करते हैं, मतलब ये काफी इफेक्टिव हमारा एक जो है डाययूरेटिक देखने को मिल जाता है। तो ये हमारे जो है डाययूरेटिक्स की क्लास से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, अब जैसे इसका नाम ये लूप डाययूरेटिक्स, तो ये हमारे लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, ठीक है, जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है और उसमें काम करते हैं, ठीक है। और हमारा यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, इफेक्टिवली रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड रिटेंशन, ठीक है, तो ब्लड प्रेशर और फ्लूइड रिटेंशन को यहाँ पे कह सकते हो रिड्यूस करते हैं।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये क्या करता है, ये हमारा सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारा कह सकते हो एक को ट्रांसपोर्टर यानी एक चैनल होता है जिससे हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम, ठीक है, देखिए सोडियम, ठीक है, और पोटेशियम और क्लोराइड, ये तीनों हमारे कह सकते हो जिस चैनल के थ्रू रीअब्जॉर्ब होते हैं ये उसी को इनिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है इन तीनों का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ पे इनिबिट हो जाता है और ये तीनों हमारी बॉडी से कह सकते हो एक्सक्रीट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और ये काम कहाँ पे करता है, इन द थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और जो लूप ऑफ हेनले में भी हम लोग बात करें तो लूप ऑफ हेनले में भी ये कहाँ काम करता है, जो उसकी असेंडिंग लिम्ब होती है, ठीक है, ये उस पर काम करता है। ये सभी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली हैं। इनिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर लीड्स टू डिक्रीज्ड रीअब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इनका रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाता है, इनका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। वाटर फॉलोज एक्सक्रीटेड सोडियम दैट अल्टीमेटली इंक्रीज यूरिन आउटपुट, और वाटर क्या करता है भाई, जो एक्सक्रीटेड सोडियम है उसको फॉलो करता है, जिसकी वजह से हमारा यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन जो है इसका जो है मेनली हमारे जीआईटी के थ्रू हो जाता है, ठीक है, और उसके हमारा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। मेटाबॉलिज्म हमारा यहाँ पे इनका लीवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम के थ्रू हो जाता है और यहाँ पे ये हमारे किडनी के थ्रू एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा एडिमा, हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सीमिया और डिहाइड्रेशन, हाइपोटेंशन, रीनल इम्पेयरमेंट, ये हमारे इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सार की तो देखिए ये हमारा मेडिसिनल का पॉइंट ऑफ व्यू हो जाता है। तो देखिए दे आर, अब इसमें भी हमारे दो कह सकते हो दो जो है कह सकते हो डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला होता है 5 सल्फामॉइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है, और तीसरा सेकंड होता है हमारा 5 सल्फामॉइल 3 अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा 3 अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव हो गया, ये हमारा 2 अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भाई, देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे हमारा थर्ड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही है। तो देखिए अगर हम लोग इसके सार की बात करें तो द कार्बोनिल ग्रुप एट C1 प्रोवाइड्स ऑप्टिमल डायूरेटिक एक्टिविटी। तो देखिए फर्स्ट पोजीशन पे जो हमारा CWS ग्रुप है ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि जो X होता है, ठीक है, तो इसका सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग यहाँ पे क्लोरीन, अल्कोक्सी, एनिलीन और बेंजाइल या फिर बेंजोइल ग्रुप से अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारी डायूरेटिक एक्टिविटी को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ सल्फामॉइल ग्रुप इन 5th पोजीशन इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। तो 5th पोजीशन पे जो हमारा सल्फामॉइल ग्रुप होता है ये बहुत जरूरी होता है, हमारा SO2 ग्रुप, ठीक है। और उसके बाद द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिल, ठीक है, फिनाइल एंड थाइइनाइल मिथाइल ग्रुप एट सेकंड अमीनो ग्रुप, यानी कि देखिए सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे कह सकते हो यहाँ पे जैसे हमारा यहाँ पे इस वाले में हमारा अमीनो बेंजोइक एसिड देखने को मिल रहा है, ठीक है, मतलब 5 सल्फामॉइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड में इस R की जगह हमारा अगर यहाँ पे फुरफुरिल, फिनाइल या फिर थाइइनाइल मिथाइल ग्रुप देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो हमारी जो है मैक्सिमम डायूरेटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है उसकी वजह से, ठीक है। और इसके अंदर हमारी फर्स्ट ड्रग आ जाती है फ्यूरासेमाइड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हो जाती है, ठीक है, और इससे आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर हमारा इसका कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सिंपल सी बात है, हमारे इसके को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देंगे, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के, ठीक है। और प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, वाटर में सॉल्युबल, ठीक है, एसीटोन में सॉल्युबल। यूजेस की बात करें तो एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, और ये भी हमारी टाइप की स्टार ड्रग है, तो इसका भी हमें सिंथेसिस देखना है। तो सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो हमारा 2,4 डाई क्लोरो बेंजोइक एसिड होता है, तो ये हमारा क्या होता है क्लोरो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, की प्रेजेंस में हमारा यहाँ पे और NH3, ठीक है, दो हमारे कह सकते हो कंपाउंड होते हैं, इनकी प्रेजेंस में ये हमारा जो है कन्वर्ट हो जाता है हमारे एक इंटरमीडिएट में, ठीक है, जो कि हमारे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और ये इंटरमीडिएट क्या होता है, ये हमारा जब कंबाइन करता है हमारे फ्यूरॉन 2 आइल मेथेनामीन के साथ, ठीक है, मेथेनामीन के साथ, तो ये क्या होता है, ये हमारा यहाँ पे जो है NaSCO3 की प्रेजेंस में हमारा किसमें, हमारा फ्यूरोसेमाइड में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा HCl यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये इसका सिंपल सा यहाँ पे इसका सिंथेसिस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और बात करें हमें यहाँ पे सेकंड रखी तो यहाँ पे आ जाता है हमारा ब्यूमेटेनाइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका स्ट्रक्चर हमारा सिंपली इस तरीके से देखने को मिलता है। यूजेस की बात करें तो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एडिमा, लिवर सिरोसिस, रीनल डिजीज और हाइपरटेंशन, ठीक है, तो ये यूजेस हो गए। और थर्ड हमारी इसके अंदर लगा जाती है इथारसाइनिक एसिड, तो यहाँ पे ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और यूजेस की बात करें तो एडिमा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर सिरोसिस और रीनल डिजीज, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं अपने फोर्थ क्लास की, जो कि हमारा हो जाता है पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स। तो यहाँ पे देखिए ये इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्या करते हैं, पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स आर क्लास ऑफ डायूरेटिक्स दैट प्रमोट एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम एंड वाटर व्हाइल डिक्रीजिंग एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि ये क्या करते हैं, ये हमारे कह सकते हो सोडियम के कह सकते हो एक्सक्रीशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब कि कह सकते हो इसके रीअब्जॉर्प्शन को इनिबिट कर देते हैं। लेकिन जो हमारा पोटेशियम होता है, ठीक है, तो
तो ये पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, और इसके एक्सक्रीशन को कम कर देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली क्या करता है, ये सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करता है और पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम के एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को यहाँ पे कम कर देता है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये बॉडी में कह सकते हो, ये सिंपली बात है कि ये पोटेशियम को हमारी बॉडी में रीअब्जॉर्ब कराता है, ठीक है, और सोडियम को कह सकते हो एक्सक्रीट कराता है ना, सिंपल सी बात है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी इसमें यहाँ पे दो तरीके से देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो कैटेगरी होती है। एक होता है सोडियम चैनल इनहिबिटर्स। तो देखिए ये हमारे सिंपली क्या करते हैं, सोडियम चैनल को हमारा इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। इसके अंदर हमारा ट्राई एमेट्रीन और अमीलोराइट आ जाता है। और दूसरा हमारा एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आ जाता है। अब देखिए ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट भी बेसिकली क्या करते हैं, जैसे जो हमारा एल्डोस्टेरोन है, ठीक है, तो ये एल्डोस्टेरोन भी बेसिकली हमारे सोडियम और वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को ही बढ़ाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एल्डोस्टेरोन हमारा एक हार्मोन होता है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे इसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, एल्डोस्टेरोन अगर हम इनहिबिट हो गया तो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, ये हमारा रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। यानी देखिए काम वही हो रहा है, काम हमारा सोडियम का एक्सक्रीशन ही हो रहा है, बस एक हमारा डायरेक्टली सोडियम चैनल को ब्लॉक करके हो रहा है, एक हमारा एल्डोस्टेरोन को ब्लॉक करके हो रहा है। काम हमारा यही होता है, एल्डोस्टेरोन भी हमारे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ही बढ़ाता है। तो अगर हम लोगों ने इसको एंटागोनाइज कर दिया, इसको ब्लॉक कर दिया, तो हमारा सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एब्जॉर्प्शन यहाँ पे ये वेल ओरली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड देखने को मिलते हैं, ठीक है। और हमारा जो है मेटाबॉलिज्म की बात करें तो देखिए कुछ ड्रग्स जैसे हमारा जो स्पाइनोरोलैक्टोन हो गया, ये हमारे एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होता है। और जो हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, जैसे हमारा ट्राई एमेट्रीन और अमीलोराइड, तो ये हमारा थोड़ा सा इनका मिनिमल मेटाबॉलिज्म देखने को मिलता है। एक्सक्रीशन की बात करें तो ये हमारे यूरिन के थ्रू हमारे एक्सक्रीट हो जाते हैं। यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपोकैलेमिया, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हमारा हाइपरकैलेमिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस, ठीक है, ये हमारे इसके कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर हमारी फर्स्ट ड्रग आ जाती है स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये जो है हमारे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को हमारा यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट बात है कि ये क्या करती है, ये हमारे सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करती है और पोटेशियम के एक्सक्रीशन को ब्लॉक करती है। यानी पोटेशियम का एक्सक्रीशन कम कर देती है और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सोडियम का एक्सक्रीशन बढ़ जाएगा। और ये काम कहाँ करती है, हमारी डिस्टल कॉन्वर्टेड ट्यूब्यूल पे, ठीक है। यूजेस की बात करें तो हमारा हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एडिमा, लीवर सिरोसिस, ये सारे इसके यूजेस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारी सेकंड ड्रग आ जाती है ट्राई एमेट्रीन, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो गया और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सिंपल सी बात है। और यूजेस की बात करें तो हमारे यहाँ पे हाइपरटेंशन, एडिमा और हाइपोकैलेमिया, ठीक है। और अमीलोराइड की बात करें तो हमारे यहाँ पे ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वही सिंपल सी बात है, ठीक है, स्ट्रक्चर हमारा सिंपल सा इस तरीके से हो गया। और यूजेस की बात करें तो देखिए यूजेस हमारा यहाँ पे क्या होता है, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, एडिमा और हाइपोकैलेमिया। देखिए हाइपोकैलेमिया मतलब कि जब हमारी बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, तो देखिए पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को क्या करता है, हमारा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा हाइपोकैलेमिया की ट्रीटमेंट में भी हम लोग यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे फोर्थ। और अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने लास्ट एंड फिफ्थ क्लास के बारे में, जो कि हमारे हो जाती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। अब देखिए ये इनका काम करने का तरीका ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए एक टर्म होता है ऑस्मोसिस, ठीक है, और ये मेनली हमारा कह सकते हो वाटर के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। ऑल्दो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमारे किसी भी सॉल्वेंट पे अप्लाई होता है। बाकी देखिए इसमें मेनली क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि वाटर का मूवमेंट, और कहा हमारा लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट। देखिए इसको ध्यान समझिएगा कि वाटर का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है, हमारे लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से, ठीक है, कहा हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट की तरफ। तो इसमें आप लोग देखो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे देखिए मूवमेंट हमारा हाई से लो ही हो रहा है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सोल्यूट के टर्म में, इसलिए हमारा लो से हाई हो जा रहा है, ठीक है। वैसे वाटर अपना हाई से लो ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग सोल्यूट के टर्म में देखेंगे तो लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट में जाएगा। तो होता क्या है, देखिए ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स मतलब कह सकते हैं कि ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे कह सकते हो हमारी कंसेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कहाँ पे, हमारे कह सकते हो रीनल ट्यूब्यूल्स में, यानी जहां मतलब वही जो हमारा कह सकते हो नेफ्रॉन के पूरे जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है, जो भी जहां पे मतलब ये जितने भी ट्यूब्यूल्स होते हैं, इनमें क्या करता है, ये हमारे कह सकते हो सोल्यूट की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देता है। अब सोल्यूट की कंसेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी तो क्या होगा, जो वाटर है वो इनके अंदर कह सकते हो वाटर का मूवमेंट हमारा कहाँ से कहाँ हो रहा है, लो से हाई की तरफ। तो हाई कहाँ पे, हाई हमारा जब ट्यूब्यूल्स के अंदर होगा तो वाटर क्या होगा, वाटर हमारा इस ट्यूब्यूल्स की तरफ मूवमेंट करेगा। और जब वाटर ट्यूब्यूल्स की तरफ मूवमेंट करेगा तो क्या होगा भाई, वाटर जितना ज्यादा हमारे ट्यूब्यूल्स में वाटर जाएगा उतना ज्यादा
हमारे यूरिन में वाटर जाएगा, और जब यूरिन में वाटर जाएगा तो हमारे यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, ये हमारी कह सकते हो सिंपली जो है ऑस्मोलरिटी, यानी कि ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स आर क्लास ऑफ मेडिकेशंस दैट प्रमोट डायूरेसिस बाय इंक्रीजिंग ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड एंड रीनल फिल्ट्रेट, यानी कि जो रीनल फिल्ट्रेट है और जो भी ब्लड है उसकी ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देते हैं, मतलब कि उसके कह सकते हो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा यहाँ पे वाटर जो है रीनल टिब्यूल्स में ज्यादा कह सकते हो जो है ज्यादा हो जाता है। ठीक है, द मेजर ड्रग यूज्ड एज ऑस्मोटिक डायूरेटिक, हमारा मैनिटॉल सबसे मेजर ड्रग होती है। ठीक है, अब मैनिटॉल भी देखिए क्या होता है, ये हमारा एक टाइप का ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है, कॉमनली क्लिनिकल सेटिंग्स में हम लोग इसका यूज करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारे रीनल टिब्यूल्स में ऑस्मोलरिटी को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा प्रिवेंटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो हमारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हमारा किडनी में कम हो जाता है। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा वाटर का एक्सक्रीशन बढ़ जाता है और हमारा यूरिन का अमाउंट भी बढ़ जाता है। इट ड्रॉज वाटर फ्रॉम सेल्स इनटू ब्लड स्ट्रीम, और यहाँ पे देखिए ये क्या करता है, देखिए ये हमारे वाटर को कह सकते हो यूरिन के थ्रू बढ़ाता ही है, लेकिन उसके अलावा ये जो है हमारे कह सकते हो जो भी सेल्स हैं, ठीक है, सेल्स में भी वाटर कभी कभी इकट्ठा हो जाता है ना, जिसकी वजह से हमारा एडीमा क्या होता है, देखिए एडीमा मतलब फ्लूइड रिटेंशन, और फ्लूइड हमारा वाटर के फॉर्म में ही होता है। तो वाटर जब हमारा जो हमारे सेल्स होते हैं उनसे भी हमारे वाटर को यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में कह सकते हो ड्रॉ यानी कि खींच लेता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम से हमारा रीनल टिब्यूल्स में और टिब्यूल्स से हमारा यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमारा इसका जो है मेनली इंट्रावेनस होता है, क्योंकि इनका ओरल एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती है, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और यहाँ पे देखिए इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है और ये डायरेक्टली हमारे किडनी से जो है अनचेंज फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन में, ठीक, यूरिन के थ्रू। ठीक है, यूजेस की बात करें तो हमारा सेरिब्रल एडिमा हो गया, एक्यूट किडनी इंजरी हो गई, और साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिहाइड्रेशन, ये हमारे इसके कुछ साइड इफेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, और हमारा स्ट्रक्चर हमारे जो है कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, और प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारा व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है और वाटर में सॉल्युबल और एथेनॉल में स्लाइटली सॉल्युबल देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ये था हमारे यहाँ पे कंप्लीट डायूरेटिक का लेक्चर, जो कि हमारा मेडिसिनल और फार्माकोलॉजी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो जाता है। और बस एक छोटा सा टॉपिक हमारा जो है एंटी डायूरेटिक्स, ठीक है, तो उसमें भी हमारे यहाँ पे जो है हम लोग बहुत जल्दी लेक्चर लेके आएंगे और हमारा फार्माकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा, और मेडिसिनल भी हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, क्योंकि उसमें भी हमारे जो दो कह सकते हो यूनिट 2 में दो टॉपिक हैं, हाइपरटेंशन और हमारा एंटी एंजाइनल ड्रग्स, वो दोनों भी हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया है हमारे फार्माकोलॉजी में। बस हम लोग थोड़ा सा उसमें स्ट्रक्चर वगैरह देख लेंगे, बस आप लोग समझ जाओगे। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।